खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम बात करेंगे 20 साल बाद भाई भाई। महाराष्ट्र की राजनीति में शनिवार को एक ऐतिहासिक क्षण सामने आया जब करीब 2 दशक बाद ठाकरे परिवार के दो चचेरे भाई राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर एक साथ नजर आए और एक दूसरे से गले भी मिले। वर्ली स्थित NSCI डोम में आयोजित आवाज मराठीचा नामक महारैली में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने सरकार के 3 भाषा फॉर्मूले को वापस लेने के फैसले को मराठी अस्मिता की जीत करार दिया और इस फैसले के पीछे मराठी एकता को श्रेय दिया। महाराष्ट्र की सियासत में करीब 20 साल बाद एक बड़ी सियासी तस्वीर सामने आई। दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया, गले मिले। दोनों दलों के समर्थकों का उत्साह इस दौरान चरम पर देखने को मिला। मंच पर आने के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि वह और राज मिलकर मुंबई नगर निगम और महाराष्ट्र की सत्ता पर कब्जा करेंगे। राज ठाकरे ने यह भी दावा किया कि त्रिभाषा फार्मूले की आड़ में एक राजनीतिक साजिश रची जा रही थी जिसके तहत मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का रास्ता तैयार किया जा रहा था। उन्होंने जोर देकर कहा कि हमारे लिए भाषा अस्तित्व है, अस्तित्व और अस्मिता का विषय है, सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं है। तो 2 दशकों के बाद यह तस्वीर देखने को मिली है। मराठा राजनीति के 2 बड़े पुरोधा उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे 2 दशक के बाद ये दोनों चचेरे भाई एक साथ नजर आए, एक मंच पर नजर आए, एक उद्देश्य के साथ नजर आए और कहीं ना कहीं गले भी मिले। और अब मराठा राजनीति नई दिशा में जाती दिखाई दे रही है। तो मिलकर महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज करने की बात उद्धव और राज ठाकरे ने कही। तो मुंबई 20 साल बाद मुंबई में एक मंच पर उद्धव और राज ठाकरे को देखा गया। आपको बता दें, बाला साहब ठाकरे के जीवन काल में ही उद्धव ठाकरे को पार्टी का मुख्य प्रमुख बना देने के बाद से राज ठाकरे के रास्ता अलग हो गया था। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता चंद्रभान मौर्य हमारे साथ, हमारे सहयोगी चंद्रभान मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रभान, मुंबई में आज 2 दशक बाद एक ऐसी तस्वीर देखने को मिली जो कहीं ना कहीं मराठियों के लिए एक सुखद तस्वीर थी, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में ये तस्वीर आश्चर्यजनक थी। 2 दशक के बाद 2 बड़े मराठा नेता उद्धव और राज ठाकरे चचेरे भाई हैं, दोनों एक साथ नजर आए और अब कहीं ना कहीं विचार भी मिलते नजर आ रहे हैं। मनोज, आज जो रैली हुई है जी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की, ये किसी भी तरीके से कोई सोच नहीं सकता कि दोनों भाई एक साथ एक मंच साझा करेंगे। और जो आज की रैली थी, इनकी शुरुआत हुई मीरा भाईंदर में जिस व्यापारी को मारा गया उससे, और जो यहाँ की सरकार हिंदी को हर स्कूलों में सख्ती से लागू कर रही थी, उसका विरोध तो उद्धव ठाकरे भी कर रहे थे, राज ठाकरे भी कर रहे थे। तो मराठी के आदमियों में जो वर्चस्व बनाना चाहते थे, और उद्धव ठाकरे ने भी देखा कि राज ठाकरे की वजह से मुझे कितना नुकसान हुआ, मराठी मानुस कितना मेरे साथ है कितना नहीं है, ये आज देखने को मिला। और ये रैली जो आज वर्ली डोम में रखी गई थी, ये दरअसल दोनों पार्टियों का ये एजेंडा था कि हम या तो गिरगांव में रखें या तो शिवाजी पार्क में रखें। इससे लोगों में हमारा वोट परसेंटेज क्या है और हमने क्या लोगों के बीच में मैसेज देना हर राजनीतिक पार्टियों में कि हम आज भी मुंबई में मराठी भाषा को लेके हमारा वर्चस्व रहेगा। और इसे एक समझिए आप चुनाव की रैली भी कह सकते हैं, क्योंकि महानगर पालिका का चुनाव आने वाला है, जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है। इसमें ये दोनों भाइयों का एक आना तो समझिए राजनीति में एक भूचाल है, क्योंकि हर पार्टी को पता है कि कहीं ना कहीं चंद्रभान ये अपनी राजनीति का अस्तित्व बचाने के लिए, अपनी दोनों जो नेता साथ आए हैं अपना अस्तित्व बचाने के लिए, या वास्तव में इनके अंदर जो मराठावाद की बात कही जा रही है, मराठा संस्कृति की बात कही जा रही है, ये उसके लिए एकजुट हुए हैं? ये दोनों की पैदाइश जिस खानदान में है, उनका जन्म ही मराठी मानुस के लिए उन्होंने किया है। बाला साहब ठाकरे का एक ही देह था, मराठी मानुस के लिए मरना, मराठी मानुस के लिए करना। क्योंकि बाला साहब ठाकरे के साथ जितना करीबी रिश्ता राज ठाकरे का है,
आप यकीन नहीं करेंगे, शिव सैनिकों में राज ठाकरे का क्रेज, कहते हैं ना, छवि, उद्धव बाला साहेब ठाकरे की छवि उसमें देखते हैं। और ये आप जो बोल रहे हैं कि मराठी मानुस राजनीति पार्टी, क्योंकि दोनों की वोट बैंक कम हो रहे थे, दोनों का जो चुनावी एजेंडा था, जो विधायक सांसद जो कम हो गए थे, उससे उनका बहुत फर्क पड़ रहा था। आप इसे चुनावी मुद्दा भी पकड़ सकते हैं, इनका खुद का वोट बैंक का मुद्दा पकड़ सकते हैं कि इन्हें अपना अस्तित्व, आप कह सकते हैं अस्तित्व की लड़ाई ये लड़ रहे हैं दोनों भाई। बिल्कुल चंद्रभान मौर्य, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो दो मराठा योद्धा जो कह लीजिए या दो मराठा नेता अब एक साथ आए हैं, दोनों चचेरे भाई हैं और कहीं ना कहीं मराठा राजनीति को नई धार यहाँ से मिलने की उम्मीद नज़र आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से उत्तर भारतीयों के प्रति ये लगातार नफरत देखने को मिल रही है, उसको लेकर भी कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप में ये तस्वीर कई मायने में कई सवाल खड़े करती है कि क्या अब उद्धव और राज ठाकरे एक ही रास्ते पर चलकर आगे राजनीतिक सफर तय करेंगे। और एक और अहम खबर मुंबई से सामने आ रही है। मुंबई से एक और अहम खबर सामने आ रही है, आपको दिखा रहे हैं। उद्योगपति सुशील केडिया के दफ्तर पर हमला हुआ है। मराठी न बोलने पर भड़का एमएनएस, तो कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूटा, ईंट पत्थर मारकर ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है। ये जो महाराष्ट्र में चल रहा है ये कहीं ना कहीं बहुत दुखद है और देश के लिए ये ठीक तस्वीरें सामने नहीं आ रही। उद्धव ठाकरे ने सुशील केडिया को बताया था भेड़िया, एमएनएस कार्यकर्ताओं ने सुशील केडिया को बनाया निशाना। बैग में भरकर ईंट पत्थर लाए गए थे। एमएनएस कार्यकर्ता पथराव करने वाले एमएनएस के 5 कार्यकर्ता गिरफ्तार किए गए। सुशील केडिया ने मराठी न सीखने का एक्स पर किया था पोस्ट। तो ये क्षेत्रवाद और भाषावाद की जो ये लड़ाई के नाम पर जो राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं और कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक हित साधने का प्रयास किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं देश और प्रदेश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें हैं और ऐसी तस्वीरें नहीं आनी चाहिए। उद्योगपति सुशील केडिया के दफ्तर पर हमला किया गया। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हमला किया। मराठी न बोलने पर भड़का एमएनएस कार्यकर्ताओं का गुस्सा। ईंट पत्थर मारकर ऑफिस में तोड़फोड़ की गई है और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं गुंडई और दबंगई की ये तस्वीरें कि क्षेत्रवाद और भाषावाद के नाम पर किस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है एक देश में रहकर। और ये देश तमाम भाषाओं का, तमाम धर्मों के मानने वालों का देश है और इन गुंडों, ये राजनीतिक गुंडे जो हैं ये राजनीतिक हित साधने के लिए अपना काम करते नजर आए। और अब बात करेंगे खाद्य विभाग का मेल मिलावट का खेल। उन्नाव से जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां कानपुर में पकड़ी गई 380 किलो मिलावटी पनीर की सप्लाई उन्नाव से होने के बावजूद बड़ी पनीर निर्माण इकाइयों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। शासन के स्पष्ट आदेश के बाद भी खाद्य विभाग की टीम मात्र औपचारिकता निभाने में जुटी है। 3 दिन से चल रहे विशेष अभियान का फोकस सिर्फ छोटे दुकानदारों तक सीमित है, जबकि असली मिलावटखोर फैक्ट्रियां सफीपुर, परियर और हसनगंज जैसे हॉटस्पॉट गांव में आज भी धड़ल्ले से चल रही हैं। त्योहारों से पहले हर साल दिखावटी अभियान चलाना अब संदेह के घेरे में आ गया है। पनीर निर्माण इकाइयों में गहन जांच के बजाय सिर्फ सैंपलिंग कर खानापूर्ति की जा रही है। कानपुर और बिठूर को लगातार मिल रही मिलावटी पनीर की आपूर्ति के बावजूद पूरी सप्लाई चेन पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है और यह उन्नाव से निकला नकली पनीर कानपुर और आसपास के जनपदों में जहर घोलता नजर आ रहा है। बैराज और परियर जैसे इलाकों से मिलावटी पनीर की खुलेआम सप्लाई जारी है, जो खाद्य विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करती है कि कार्यशैली कैसी है खाद्य विभाग की। सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, कहीं ठोस कार्रवाई नहीं देखने को मिल रही है। मिलावट के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले अधिकारी जमीनी हकीकत से पूरी तरीके से बेखबर नजर आए या यूं कह लीजिए बिल्कुल लापरवाह बने हुए हैं। और कहीं ना कहीं अब सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि क्या कहीं मिली भगत का खेल तो नहीं है। तो पनीर निर्माण इकाइयों में जांच की बजाय सैंपलिंग खेला जा रहा है। सिर्फ सैंपलिंग ली जाती है, कार्रवाई क्या होती है कभी नजर में नहीं आता है। त्योहारों के समय कह लीजिए या अन्य कभी किसी भी समय ये अधिकारी जो है ये पहुंचते हैं, सैंपलिंग लेते हैं, उसके बाद अंदर खाने में खेल चल जाता है और कहीं ना कहीं इन माफियाओं पर कार्रवाई नहीं होती। और अब हम बात करेंगे दूधिए का थूक जिहाद के।
राजधानी लखनऊ में एक दूध वाले दूधिया की करतूत सामने आ गई है। दूध वाला दूधिया घर में दूध देने से पहले उसमें फूंकता और थूकता नजर आ रहा है। इस दूधिये की करतूत घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दूधिये के इस कारनामे से इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं दूध वाले पर अपना असली नाम छुपाकर दूध देने का भी आरोप लगा है। दूध वाला अपना नाम पप्पू बताकर इलाके के घरों में दूध दे रहा था, जबकि उसका असली नाम मोहम्मद शरीफ है। आपको बता दें कि आरोपी दूध वाले के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हिंदू महासभा गोमती नगर थाने पहुंच गया। दरअसल राजधानी लखनऊ में दूध में थूक और फूंक का मामला सामने आने के बाद अखिल भारत हिंदू महासभा ने इस मामले का संज्ञान ले लिया है, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। वहीं इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि दूध वाले ने पहले घर की वेल बजाई। जब तक घर का गेट खुलता है उससे पहले ही दूध वाले ने डिब्बा खोलकर उसमें थूक देता है। बताया जा रहा है कि ये दूधिया इलाके के कई घरों में दूध देने का काम करता है। इसने सबको अपना नाम पप्पू बता रखा है, जबकि इसका असली नाम मोहम्मद शरीफ है। फिलहाल दूधिया पप्पू की घिनौनी करतूत देख और असली नाम जानकर लोग दंग रह गए। उधर मामले की जानकारी मिलते ही हिंदू महासभा के लोग पहुंचे। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने बताया कि लखनऊ के गोमती नगर इलाके से एक थूक जिहाद का यह मामला सामने आया है। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, दूध जिहाद का एक मामला लखनऊ से सामने आया, जहां मोहम्मद शरीफ पप्पू बनकर लोगों के घरों में दूध दे रहा था और दूध देने से पहले उसमें फूंकना और थूकना उसका रोज की आदत बन गई थी। देखिए मनोज, लखनऊ के गोमती नगर स्थित विनय खंड 4 का ये घटनाक्रम है और लवकुश शुक्ला जो उस मकान में रहते हैं, उस मकान मालिक हैं, उन्होंने आज अपने जब सीसीटीवी कैमरे को चेक किया तो हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई कि जो सालों से उनके घर में दूध देने वाला जो व्यक्ति है, जो खुद को पप्पू बताता था, असल में उसका नाम शरीफ है और वो व्यक्ति उस डिलीवरी करने वाले दूध में अपना पहले फूंकता है, फिर उसके बाद उसी दूध में थूक करके उस दूध को सप्लाई करता है। तो इस बात को लेकर के जब हंगामा हुआ, जब अखिल भारतीय हिंदू महासभा को जब तस्वीरें जब सोशल मीडिया पे वायरल हुई, तो खुद अखिल हिंदू महासभा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और तमाम जो कार्यकर्ता है वो लव शुक्ला के घर पहुंचे और उन्होंने पुलिस पूरी कार्रवाई की मांग करते हुए गोमती नगर थाने पहुंचे और वहां पर तहरीर दी। हालांकि पुलिस ने उस तहरीर के आधार पर एक FIR दर्ज कर ली है खाद्य पंजीकरण अधिनियम के तहत और जो पप्पू है जिसका असली नाम मोहम्मद शरीफ है उसको गिरफ्तार कर लिया है। और ये शरीफ लखनऊ के ही चिन्हट स्थित मलबाग इलाके के रहने वाला है और सालों से इसी घर में दूध दे रहा था। हालांकि उसका ये सफाई में कहना है जब वो पुलिस कस्टडी में लिया गया कि वो दूध को सूंघ करके दूध की जो सुगंध है उसको परख रहा था, ऐसा उसने नहीं किया है। लेकिन पुलिस ने ये कहा जाएगा कि जब सीसीटीवी चेक किया तो पुलिस को भी इस तमाम प्रकरण में खामियां मिली थी, तो पुलिस ने गिरफ्तारी शरीफ की जरूर कर ली है और इस पूरे प्रकरण पर FIR दर्ज कर ली है। हाँ बिल्कुल शिवा, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो दूध देने वाले ने थूक जिहाद का रास्ता अपनाया। लखनऊ से यह अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। घिनौनी करतूत करते सीसीटीवी में कैद हुआ है। और अब हम बात करेंगे, नहीं चलेगी लेखपालों की मनमानी। लखनऊ से एक बड़ी प्रशासनिक खबर सामने आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्पष्ट निर्देशों के बाद लेखपालों की रिपोर्ट पर अब सीधे कार्रवाई नहीं की जाएगी, बल्कि अब नायब तहसीलदार उनकी रिपोर्ट की जांच करेंगे। ये फैसला सीएम दरबार में लेखपालों के खिलाफ बढ़ती शिकायतों को देखते हुए लिया गया है। बताया जा रहा है कि सीएम को मिलने वाली शिकायतों में लेखपालों के खिलाफ सबसे ज़्यादा मामले सामने आते हैं। शिकायतों का ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने और प्रशासनिक पारदर्शिता को बढ़ाने के उद्देश्य से सरकार ने यह अहम कदम उठाया है। अब किसी भी भूमि से जुड़ी रिपोर्ट तब तक मान्य नहीं होगी जब तक उसकी जांच नायब तहसीलदार द्वारा नहीं की जाती है। तो मनमानी साफ तौर पर लेखपालों की देखने को मिलती है। तमाम जांचों में लेखपाल की फर्जी रिपोर्ट लगती नजर आती है। निस्तारण में लेखपाल की फर्जी निस्तारण नजर आता है, जिसको देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया है। लोगों को कहीं ना कहीं इस फैसले से जरूर लाभ मिलने वाला है। कौशलेंद्र उपाध्याय हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, लेखपालों की मनमानी पर अब अंकुश लगाने का सरकार ने मन बना लिया है। लगातार लेखपालों की शिकायत जिस तरीके से फर्जी रिपोर्ट लगाने, फर्जी निस्तारण की आ रही थी, ऐसे में सरकार ने अहम फैसला लिया है। अब लेखपाल की रिपोर्ट अंतिम नहीं मानी जाएगी। नायब तहसीलदार पहले रिपोर्ट की जांच करेंगे, उसके बाद वो रिपोर्ट अहम मानी जाएगी और वो आगे रिपोर्ट मान्य होगी। कौशलेंद्र।
जी बिल्कुल, देखिए मनोज, जिस तरह से लेखपालों की शिकायत हो रही थी, ये शिकायत कोई छोटी शिकायत नहीं थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो जनता दरबार लगाते हैं, जहाँ पे जनता की जो समस्याएं सुनते हैं, जो उत्तर प्रदेश के लोग शिकायत लेके आते, उसमें सबसे ज़्यादा शिकायत लेखपालों की मिल रही थी। और लेखपालों के लिए जो शिकायत आ रही थी, तो राजस्व से निपटान जितने मामले हो रहे थे, उसमें रिपोर्ट फर्जी लगा दी जा रही थी। जो चाहे जो है वो मुख्यमंत्री के पोर्टल पे जो शिकायत की जाती है, उस पे जो है जो मामला था, उस पे भी फर्जी जो है लगा दी जा रही थी। इसलिए यूपी सरकार ने एक निर्णय लिया है कि लेखपाल जाके स्थलीय निरीक्षण करेंगे, नाप करेंगे, सब कुछ और रिपोर्ट लगाएंगे, लेकिन उस रिपोर्ट की जो सच्चाई है अब वो नायब तहसीलदार के माध्यम से ही आएगी कि नायब तहसीलदार भी उसको दोबारा चेक करेंगे, जांच करेंगे। अगर जो पीड़ित है वो जब संतुष्ट होगा तभी वो रिपोर्ट आगे बढ़ेगी, उसके बाद एसडीएम उसको पास करेंगे। तो ये जो फैसला लिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो है निर्देश में लिया गया है। और ये जो शिकायतें लेखपाल की आ रही थी, उनकी जो मनमानी चल रही थी, वो कहीं कुछ भी नाप कर दें या कोई रिपोर्ट लगा दे, अब उससे प्रदेशवादी स्वयं को जो है एक जो है बड़ी समस्या से एक निजात मिल जाएगी। अब पीड़ित हैं, अगर वो लेखपाल की नाप से संतुष्ट नहीं हो, नायब तहसीलदार के यहाँ कह सकता है कि हाँ हम इनकी रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है, तो खुद नायब तहसीलदार जाएंगे, उनकी लेखपाल ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसको देखेंगे और उसका स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे कि हाँ सही नाप हुई है, या लेखपाल ने जो रिपोर्ट लगाई है, तमाम मामले में लेखपाल की रिपोर्ट लगती है, वो भी अगर पीड़ित पक्ष अगर संतुष्ट है तभी वो रिपोर्ट आगे बढ़ाई जाएगी और उस पर नायब तहसीलदार अपनी जो आज्ञा वो लिखेंगे और एसडीएम के पास भेजेंगे कि हाँ पीड़ित पक्ष भी और दोनों पक्ष संतुष्ट हैं, तब जाके वो रिपोर्ट मान्य होगी। अन्यथा लेखपाल की अब रिपोर्ट को नकार दिया गया है। यूपी सरकार खुद ये कह चुकी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए बाकायदे सभी जिला अधिकारी और जो कमिश्नर हैं मंडल के, उनको पत्र जारी करके बता दिया गया है कि लेखपालों की जो रिपोर्ट है उस पर भरोसा न किया जाए। जब तक पीड़ित पक्ष या दोनों पक्ष संतुष्ट न हो जाए तब तक जो है लेखपाल की रिपोर्ट आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। नायब तहसीलदार के जो सहयोगी या जो नायब तहसीलदार पद के जो अधिकारी हैं, वो जब रिपोर्ट लगाएंगे और जब बताएंगे कि हाँ दोनों पक्ष, तभी वो रिपोर्ट मानी जाएगी। हाँ बिल्कुल, कौशलेंद्र उपाध्याय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो सीएम दरबार में लेखपालों की शिकायत लगातार पहुंच रही थी, अब जिसको देखते हुए ये अहम फैसला लिया गया। शिकायतों पर कार्रवाई को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया। लेखपालों की अब मनमानी पर अंकुश लगेगा। तो हमारी खास पेशकश में फिलहाल वक्त एक अहम ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कांग्रेस दफ्तर में बलात्कार। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस दफ्तर में बलात्कार। आगरा में एक गंभीर मामला सामने आया, जहां एक अधिवक्ता पर एक महिला को मदद का भरोसा दिलाकर उसके साथ कई बार दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़ित महिला ने अब थाना शाहगंज में कथित अधिवक्ता जलालुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला का वर्ष 2019 में अपने भाइयों के साथ विवाद हुआ था, जिसके चलते वह दीवानी न्यायालय सिविल कोर्ट गई थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात खुद को अधिवक्ता बताने वाले जलालुद्दीन से हुई। उसने महिला को उसके मामले में मदद का आश्वासन दिया। अपना आश्वासन दिलाया। महिला का आरोप है कि मदद के बहाने अधिवक्ता जलालुद्दीन उसे कांग्रेस के पार्टी कार्यालय ले गया, जहां उसने हथियार के बल पर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद अधिवक्ता ने महिला को बदनाम करने की धमकी देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने हिम्मत जुटाकर थाना शाहगंज में अधिवक्ता जलालुद्दीन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी। इस घटना ने अधिवक्ताओं के पेशे की पवित्रता और पीड़ितों के विश्वास को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। और इस खबर पर हमारे संवाददाता अजेंद्र चौहान लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, कांग्रेस दफ्तर में महिला के साथ दुष्कर्म किया गया, अपने आप में ये बड़ी खबर है, क्योंकि वकीलों पर जो जनता है वो एक विश्वास करती है, उनके पेशे की पवित्रता पर ये बड़े सवाल खड़े करती है ये घटना। अजेंद्र। देखिए मनोज, ये जो घटना है ये आगरा के थाना शाहगंज इलाके में एक मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें कि शाहगंज क्षेत्र की रहने वाली महिला है और उसने आरोप लगाया है कि उसका 2019 में अपने भाइयों से विवाद हुआ था और उस विवाद के चलते वो आगरा के दीवानी न्यायालय में गई थी।
वहां उसकी मुलाकात एक जलालुद्दीन नाम के वकील से हुई और उसने उसकी मदद का उसे भरोसा दिया और अपने भरोसे में लिया। और यही नहीं, महिला का कहना है कि लगातार मेरे साथ दुष्कर्म किया और पार्टी कार्यालय 6 साल पहले 4 से 5 साल पहले पार्टी कार्यालय पर मुझे ले गए, कांग्रेस के कार्यालय बताया गया और वहां पर ले जाकर जबरन हथियार के बल पर मेरे साथ रेप किया। और यही नहीं, लगातार और मुझसे कहा कि अगर अब तुमने पुलिस या किसी और से कहा तो तुम्हें बदनाम कर दूंगा। हिम्मत जुटाने के बाद ये महिला 2 जुलाई को आगरा में गई इस थाने में। उसके बाद वहां महिला की सुनवाई नहीं हुई। जब उसने दोबारा से डीसीपी के यहाँ प्रार्थना पत्र दिया तो फिर थाना सागंज में मुकदमा दर्ज हुआ। जो जलालुद्दीन वकील है वो आगरा के थाना ताजगंज इलाके में रहने वाले बताए जा रहे हैं। और पूरे मामले में जो कांग्रेस के जो यहाँ शहर कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अमित सिंह, उनका कहना है कि जहां पर कांग्रेस का कार्यालय बताया जा रहा है वो पुराना कार्यालय है, अब नया कार्यालय राजा मंडी में है और अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो उसकी जांच करा ली जाए। और उनका कहना है कि जलालुद्दीन पर जो आरोप है उसकी जांच कराई जाए, उसके बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन एक बात है कि जिस तरह से ये सीसीटीवी फुटेज महिला ने दिए हैं पुलिस को, और अपनी जांच में भी पुलिस ने उसको जो सीसीटीवी फुटेज है उसके आधार पर कार्रवाई की बात की जा रही है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। फिलहाल अभी आरोपी फरार है और पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तारी की बात कह रही है। जी हाँ बिल्कुल अजेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो महिला के साथ अधिवक्ता के द्वारा दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। मदद के बहाने अधिवक्ता जलालुद्दीन ने पेशे को शर्मसार किया है, मदद का झांसा देकर महिला से रेप किया। और अब हम बात करेंगे अपमान पर सीएचसी में घमासान की। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां सीएचसी पलिया में एक घटना ने जिले के स्वास्थ्य महकमे की हलचल बढ़ा दी। केंद्र अधीक्षक डॉक्टर भरत सिंह ने न केवल अवैतनिक अवकाश की मांग करते हुए पत्र लिखा, बल्कि बिना किसी पूर्व सूचना के स्वास्थ्य केंद्र को भी छोड़ दिया। हालांकि लिखे गए पत्र में सीएचसी प्रभारी डॉक्टर भरत सिंह ने खुद की बीमारी का हवाला दिया। साथ ही डिप्टी सीएमओ डॉक्टर लालजी पर सार्वजनिक रूप से अपमानित करने का भी गंभीर आरोप जड़ दिया। सीएचसी प्रभारी ने पत्र में न सिर्फ आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने की बात लिखी, बल्कि मानसिक रूप से आहत होने का दावा भी किया। और तो और अधीक्षक ने स्वयं के लिए ऐसे माहौल में काम करना संभव न होने की बात कही। विभाग में अब चर्चा है कि मातहत का ये पत्र प्राप्त होते ही सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता के हाथों से उनके होश उड़ गए। हालांकि अपने अनुभव कौशल का उपयोग कर उन्होंने सबसे पहले स्वयं को किसी भी झमेले से सुरक्षित किया। इसलिए विभागीय अधिकारी ने सीएचसी की स्वास्थ्य सेवाओं को निर्बाध बनाए रखने के लिए आनन फानन में सीएचसी निघासन के अधीक्षक डॉक्टर राजेंद्र कुमार को पलिया का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का आदेश जारी कर दिया। विभागीय अधिकारी कर्मचारी मामले पर चटखारे लेकर डॉक्टर साहब यानी सीएचसी प्रभारी के स्वास्थ्य पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अक्षय श्रीवास्तव लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अक्षय, जिस तरीके से अधीक्षक से डिप्टी सीएमओ का जो आपस का मामला है, ये क्या है पूरा मामला? जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती नजर आ रही हैं। क्या है ये पूरा मामला? मनोज में बता दूं, जनपद लखीमपुर खीरी में ये पलिया सीएचसी पड़ती है। पलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर भरत 3 साल से तैनात थे। कल यानी कि 3 तारीख को, क्योंकि जो डिप्टी सीएमओ है डॉक्टर लालजी पासी वहां निरीक्षण करने एक प्राइवेट अस्पताल में पहुंचे थे। उसी को लेकर वहां उनकी बातचीत होने लगी। वो बातचीत इतनी बिगड़ गई कि लालजी पासी ने बोला कि मैं तुम्हारे खिलाफ डीएम पे नोटिस जारी करा दूंगा और तुमको मैं यहाँ रुकने नहीं दूंगा। उसके बाद क्या हुआ कि कागजी दौर चालू हो और सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर भरत सिंह ने तुरंत स्वास्थ्य महकमे यानी लखीमपुर खीरी के सीएमओ को पत्र जारी लिखते हुए कहा कि मैं कार्य करने में सक्षम नहीं हूं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरी तो बेइज्जती हुई है और मैं उसके बाद अपने पत्र में भी बीमारी का हवाला भी दिया है। और जो डिप्टी सीएमओ लालजी पासी हैं, इससे पहले निघासन सीएचसी पे तैनात थे। उसके बाद वहां विवाद में रहने के बाद इनको जिला मुख्यालय लखीमपुर खीरी में सीएमओ कार्यालय में अटैच किया गया था। उसके बाद लखीमपुर खीरी मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर संतोष गुप्ता ने इनको लखीमपुर खीरी का झोला छाप और पंजीकरण अस्पतालों का नोडल नियुक्त किया था। ठीक है अक्षय, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं अब घमासान सीएचसी प्रभारी और डिप्टी सीएमओ के बीच देखने को मिला। आत्मसम्मान पर चोट से मानसिक आहत होने का उन्होंने हवाला दिया।
तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।